दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। भारत आज 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो देश के इतिहास में एक बेहद अहम दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में होने वाले समारोह का नेतृत्व करेंगे। देशभक्ति के माहौल के बीच कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए वर्ष 2026 में राहत भरी खबर सामने आई है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब तक देश के 40 लाख से अधिक निवेशकों को लगभग 8,800 करोड़ रुपए की राशि वापस लौटाई जा चुकी है। सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए क्लेम की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही जिन निवेशकों के आवेदन में दस्तावेज की कमी या अन्य त्रुटियों के कारण पहले क्लेम अस्वीकृत हो गए थे, वे पोर्टल पर जाकर पुनः आवेदन रीसबमिट कर सकते हैं। पात्र निवेशकों का पैसा सीधे उनके आधार संबद्ध बैंक खातों में भेजा जा रहा है। संजय झा, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर हुए फरक्का समझौते की 30 साल की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है। इससे पहले बिहार में इस समझौते को लेकर सियासत तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फरक्का संधि का किसी भी कीमत पर नवीनीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समझौता बिहार के हित में नहीं है और इस मुद्दे पर जदयू किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिहार में निवेश को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे दावों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच करीब 51,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मऊ किए जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तेजस्वी ने पूछा कि वर्ष 2024, 2025 और उससे पहले हुए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों की प्रगति रिपोर्ट सरकार अब तक क्यों नहीं बता रही है। इस वर्ष 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों और उनके जीवन साथी को लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह पहल देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के श्रम का सम्मान करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनरमंदों को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का आसान ऋण, आधुनिक प्रशिक्षण और उन्नत उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो रहा है। जनसुराज नेता और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक प्रशांत किशोर इन दिनों आभार यात्रा पर हैं। इस दौरान वह अलग अलग इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश होगी। शुक्रवार को वार्ड नंबर 17 समेत कई इलाकों में लोगों से मिले। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को लेकर कई तीखी बातें कहीं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे सीमांचल और पूर्वोत्तर बिहार में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार व यात्री सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रेल मंत्री को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। सांसद ने पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन एवं पूर्णिया जंक्शन के सर्वांगीण विकास, उन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने तथा पूर्णिया में वॉशिंग कोचिंग पिट की तत्काल स्थापना की पुरजोर वकालत की। अगस्त 2026 में केंद्रीय सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2035 से 36 तक लागू होने वाली इस 10 वर्षीय योजना पर 23,731 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य बायोगैस के कंप्रेस्ड उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा मिलेगा और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 1.5 लाख से अधिक नए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। बिहार के लोग के लिए राहत और आफत दोनों एक साथ दस्तक देने वाली हैं।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही और गर्जना के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। मौसम महकमे ने पटना समेत सूबे के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बदलाव के साथ करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी जैसी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके अलावा आसमानी बिजली गिरने की सख्त आशंका भी जताई गई है, जिसे लेकर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जमीन के सौदे में बकाया रकम का भुगतान नहीं करना अपने आप में धोखाधड़ी यानी चीटिंग का अपराध नहीं बन जाता। इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि समझौते के वक्त से ही आरोपी की नीयत सामने वाले को धोखा देने की थी। पटना हाईकोर्ट ने सीवान के एक जमीन विवाद में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हर अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं बन सकता। कोर्ट ने योगेश कुमार की क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का कायापलट करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2026 के शुरुआती सप्ताह में 5,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और शहरी बस्तियों में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से आम जनता को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। पटना हाईकोर्ट ने घरेलू बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली कानून की धारा 135 के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि महज बिजली बिल का बकाया रह जाना और उसे समय पर जमा नहीं करना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध साबित नहीं करता। बिजली चोरी के आपराधिक मामले के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उपभोक्ता की मंशा बेईमानी की थी। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने शाहिद इमाम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। नवादा बड़ी दरगाह स्थित उर्दू विद्यालय में नूतन उदया फाउंडेशन की ओर से छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खान-पान, आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छात्राओं को जागरूक किया गया। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के इस अभियान का आयोजन संचालिका प्रगति श्रीवास्तव की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर शिप्रा रानी और डॉक्टर अंजलि सुमन ने छात्राओं को स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित खान-पान, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व की जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का दायरा अगस्त 2026 तक लगातार बढ़कर लगभग 58.97 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत कुल खातों में जमा राशि 3.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, जिनमें से 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर दर्ज हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के साथ देश के दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने में इस योजना ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। नवादा जिले के हिसुआ में बिजली विभाग की लापरवाही और जर्जर तारों की वजह से बड़ा हादसा होते टल गया नवादा मुख्य मार्ग पर हिसुआ थाना के पास अचानक बिजली के तार में तेज करंट आने के बाद चिंगारियां निकलने लगीं। देखते ही देखते सड़क पर अफरा तफरी मच गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग अभी हालात को समझ ही रहे थे कि जर्जर बिजली का तार अचानक टूटकर सड़क पर जा गिरा। तार गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। भागलपुर नवगछिया के बीच लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त की रात से आवागमन बंद होने की संभावित स्थिति ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सेतु के पुनर्स्थापन कार्य को लेकर विभागीय स्तर पर पत्राचार की बात सामने आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन को अब तक पत्र की जानकारी नहीं होने से व्यवस्था और समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर समय रहते वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया तो पुल बंद होते ही हजारों लोगों के सामने आवाजाही का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विक्रमशिला सेतु भागलपुर और नवगछिया के बीच सड़क संपर्क की सबसे अहम कड़ी है। रोजाना करीब 2000 ऑटो और ई रिक्शा समेत बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख और निरंतर योजनाएं देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बना रही हैं। किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए वार्षिक की सहायता सीधे खातों में भेजी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा के मोर्चे पर आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश भर में जरूरतमंदों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से जारी है।
मुजफ्फरपुर में गुरुवार की देर रात उस वक्त पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई जब जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा अचानक खुद सड़कों पर निकल पड़े। जिस वक्त शहर और जिले के अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, उसी वक्त एसएसपी अपने काफिले के साथ पुलिसिंग की जमीनी हकीकत परखने निकल गए। उनके अचानक सड़क पर उतरने से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में भी सतर्कता बढ़ गई। एसएसपी ने अलग अलग इलाकों का भ्रमण करने के बाद फकुली और ब्रह्मपुरा थाना का औचक निरीक्षण किया। बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित सामान्य बोर्ड की मासिक बैठक में उस वक्त अफरा तफरी और विवाद का माहौल बन गया जब विकास योजनाओं के चयन और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में बाहरी दखल का मुद्दा गरमा गया। बैठक में जब नगर पंचायत कर्मी ने पीसीसी सड़क और ढक्कनदार नाला निर्माण से जुड़ी योजनाओं के प्रस्ताव पढ़कर सुनाए तो कई वार्ड पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया। वार्ड नंबर 7 के पार्षद पंकज दास ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि बिना क्षेत्रीय पार्षद की सहमति और स्थल निरीक्षण के प्रस्ताव कैसे पास किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन स्थानों पर नाले और सड़क का प्रस्ताव दिया गया है वहां निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपने चर्चित शो भोजपुरी बवाल में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प राज खोल रहे हैं। जन्नत जुबैर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के एक ऐसे रिश्ते का जिक्र किया जिसे लेकर उन्होंने बताया कि किसी खास इंसान के सामने अपने दिल की बात कहने में उन्हें करीब 1.5 साल लग गए थे। हालांकि इतना लंबा वक्त लेने और रिश्ते को लेकर गंभीर रहने के बावजूद यह रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं चल सका। पटना हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी महिला के नाम के साथ पति के तौर पर किसी पुरुष का नाम दर्ज होना अपने आप में वैध हिंदू विवाह का निर्णायक कानूनी सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि विवाह की वैधता साबित करने के लिए संबंधित वैवाहिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के संपन्न होने का विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने दुर्गावती देवी की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए सीवान पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्हें सचिता चौधरी की वैध पत्नी मानने से इनकार किया गया था। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिए जाने वाले पुलिस पदकों की घोषणा कर दी। इस बार बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणियों में पुलिस पदक के लिए चुना गया है। देश भर में पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस और सुधार सेवाओं से जुड़े कुल 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें बिहार पुलिस के जिन 18 अधिकारियों और जवानों का नाम सम्मान की सूची में है, उसमें पटना के एक थानेदार को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाना शामिल है। इसी तरह बिहार पुलिस से जुड़ी एक महिला आईपीएस और आईजी को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। मोतिहारी सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना पर एनजीओ और शिक्षा विभाग के अफसरों की कथित मिलीभगत का साया मंडराता नजर आ रहा है। जिस थाली में नौनिहालों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वहां कभी कीड़ा युक्त भोजन मिलने का मामला सामने आ रहा है तो कभी मेनू से अंडा और सब्जी गायब होने की शिकायतें उठ रही हैं। आरोप है कि बच्चों के निवाले पर डाका डालकर एनजीओ से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक मालामाल हो रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। प्रशांत किशोर इन दिनों एक फिजिशियन डॉक्टर की तरह व्यवहार करने लगे हैं। लोकतंत्र के मालिक जनता का विशेष ख्याल उनके छोटे छोटे सपने को ध्यान रखकर अपनी राजनीति का सिक्का भी जमा रहे हैं। कहा तो ये जाता ही रहा है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं। लोकतंत्र के इसी रणनीतिकार ने अब जनता का नब्ज पकड़ उनकी छोटी छोटी मुश्किल, उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लगाने में लगे हैं। एक रणनीतिकार अपनी नीतियों के जरिए कुशल राजनीतिज्ञ का भी बोध कराने लगे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटरों की आड़ में चल रहे संदिग्ध काले कारनामे पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने काजी मोहम्मदपुर और नगर थाना क्षेत्रों के कई संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 12 महिलाओं और एक पुरुष समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान कई लापता लड़कियों को भी सुरक्षित बचाया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे अवैध नेटवर्क की परतें उधेड़ने में जुटी हुई है। पटना बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ और हाथ जोड़े खड़े सीएम सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात में यही तस्वीर निकलकर सामने आई।
15 अगस्त से जुड़े कार्यक्रम, नई घोषणाओं और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नए अपडेट के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली में राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद लौटे नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात से पटना में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जमुई। बिहार के जमुई जिले के करहरा गांव में भरोसे और धोखे का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी बीमार मां की 9 कट्ठा जमीन अपनी पत्नी के नाम इस उम्मीद में रजिस्ट्री कराई थी कि परिवार सुरक्षित रहेगा। हालांकि कागजात मिलते ही पत्नी अपने जीजा के साथ रातों रात फरार हो गई। पीड़िता पत्नी अपने साथ अपने दोनों मासूम बच्चों को भी ले गई। पीड़ित पति विशाल अब हाथों में कागजात लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, जबकि फरार महिला और उसके जीजा यानी विशाल के साढ़ू का फोन बंद आ रहा है। नीट यू 2026 परीक्षा धांधली में गिरफ्तार डॉ रविशंकर और डॉ उज्ज्वल राज प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्कॉलर बिठाने के लिए अभ्यर्थियों से 12 से 30 लाख तक वसूल करता था। उनके द्वारा फॉर्म भरने के समय ही मूल अभ्यर्थी और स्कॉलर की सेटिंग कर दी जाती थी। इसके बाद यूआईडीएआई के कुछ प्राधिकृत आधार एजेंटों और कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों के सहयोग से मूल अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाता था। इनकी फोटो मिक्सिंग करवाई जाती थी ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को बाईपास किया जा सके। नीट एनई परीक्षा धांधली मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डॉ रविशंकर और डॉ उज्ज्वल शामिल हैं, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर से हुई, जहां वे पूरक परीक्षा देने पहुंचे थे। इसके अलावा ईओयू ने रविशंकर के भाई अश्विनी को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह ने आगामी नीट परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। संजय झा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। संजय झा ने कहा कि बिहार की भाषा में कहें तो राहुल गांधी लफुआ की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को संवैधानिक पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी। संजय झा का यह बयान कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद आया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच संबंधों का भी जिक्र किया और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। सेंसस 2027। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए शुक्रवार 14 अगस्त को जनसंख्या गणना चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी कर दी। इस बार जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल भी शामिल किया गया है, जो स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा। इससे पहले देश में आखिरी बार जातीय गणना 1931 में हुई थी। जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल पूछे गए थे, जबकि इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। नए सवालों में कोरोना वैक्सीन की खुराक किस स्थान पर ली गई, बैंक खातों की संख्या, डिजिटल साक्षरता, घोषित राष्ट्रीयता और जीवन साथी का नाम जैसी जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा उपलब्ध होने पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी और पासपोर्ट नंबर भी दर्ज किया जाएगा। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कभी किसी कैंडल मार्च में शामिल नहीं हुए थे। इसकी अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये पहली बार है जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक खास आयोजन के मौके पर पैदल चले और कैंडल मार्च में शामिल हुए। हालांकि पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 28 फरवरी 2014 को बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास में खड़े होकर थाली बजाई थी। पटना। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। डीजीपी ने चेतावनी दी है कि एक ही पहचान पत्र का उपयोग करके निर्धारित संख्या से अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून मौजूदा स्वरूप में अपने उद्देश्य को हासिल करने में विफल रहा है और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव को लेकर बयान दिया। उसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने विजेंद्र यादव को इस मामले में आड़े हाथों लेते हुए बड़ी बात कह डाली है।
रोहिणी आचार्य ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी की दिमागी हालत जैसी मानसिक स्थिति विजेंद्र यादव की भी हो गई। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर किए गए पोस्ट पर कहा है कि फेल डबल इंजन की सरकार जवाबदेही से भागती है। बिहार की राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे। एक आदमी 10,000 नौकरी बार रे बाप झूठ का ठेकेदारी लिया है, ये बहरूपिया लोग। इतना बहरूपिया गिरी, इतना झूठा नेता बिहार में पैदा हुआ है, कहीं और नहीं। आप समझिए किसका किसका नाम लेते रहते हैं। पप्पू यादव ने इशारों में पीके पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने भरत तिवारी के परिवार को पैसा क्यों नहीं दे दिया। पप्पू यादव ने उसके बाद पीके के द्वारा नौकरी के ऐलान पर बड़ी बात कही। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह बिहार में पूर्णकालिक नहीं अंशकालिक राजनीति कर रहे हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में झा ने कहा कि जब छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे उस समय तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे और छात्रों की मांगे माने जाने के बाद ही वापस लौटे। एफसीआरए बिल को लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, सपा और वाम दलों के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं और सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव बना रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक कार्यक्रम का राहुल गांधी का एक वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो में राहुल गांधी एफसीआरए पर बात करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। पटना गुजरात की सूरत पुलिस ने बिहार के पटना में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 करोड़ रुपए के बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया। सूरत में हुई महज 5 लाख रुपए की साइबर ठगी की जांच से 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सूरत पुलिस ने जामताड़ा और देवघर से पीछा करते हुए पटना जंक्शन इलाका स्थित एक होटल में छापेमारी कर इसमें शामिल 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया। पटना प्रशांत किशोर यानी बांकीपुर विधायक ने अब सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह को भी लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने तीखा तंज कसा है कि उन्हें सब पता कि गिरिराज सिंह आजकल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इस दौरान मर्डर और सूखे नशे पर भी बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह पर बड़ा बयान दिया। ये बयान प्रशांत किशोर ने तब दिया जब वो बांकीपुर विधानसभा सीट के वार्ड 17 और 39 में आभार सभा करने आए थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में वे गिरिराज सिंह आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के कृष्णानगर जिले के सर्किट हाउस में जबरन कमरा खाली कराने के लिए कॉल करने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो साझा करके कहा है कि वह इस क्षेत्र की सांसद हैं, लेकिन उन्हें रात 9:47 बजे अचानक से रूम खाली करने के लिए कहा गया। उन्होंने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्हें बताया कि यह आदेश ऊपर से है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि सर्किट हाउस के बाहर भारी भीड़ है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है। महुआ मोइत्रा ने कृष्णानगर सर्किट हाउस में हुए घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए पूरा मामला उठाया है। काठमांडू नेपाल के पोखरा शहर में इस सप्ताह नेपाली युवाओं, पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत नेपाली नागरिकों की भर्ती को फिर से शुरू करवाना है। भारत और नेपाल के बीच गोरखा सैनिकों की भर्ती दोनों देशों के बीच के पुराने और मजबूत संबंधों में से एक रही है। हालांकि साल 2019 से ही ये भर्तियां रुकी हुई हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कोरोना महामारी के कारण हुई थी। इसके बाद साल 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की, जिसके बाद नेपाल सरकार ने इन भर्तियों पर रोक लगा दी थी। पटना में जलजमाव से राहत दिलाने के लिए बनाए गए नालों की निर्माण गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। न्यू मार्केट और पटना जंक्शन इलाके में करीब 772 मीटर लंबे नए बॉक्स ड्रेन का निर्माण पूरा होने के बाद अब उसकी सतह तोड़कर ढलान ठीक की जा रही है। नाले का निर्माण पूरा होने के बावजूद पानी का फ्लो सही नहीं होने से जलजमाव की समस्या बनी हुई थी। अब मल्टी मॉडल हब के पास नाले के चैम्बर और सतह को तोड़कर इसे करीब 14 इंच और गहरा किया जा रहा है ताकि पानी का बहाव सही दिशा में हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक, डॉक्टर, किसान और अन्य लोग अपने अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कलाकारों, खिलाड़ियों, शिल्पकारों, बुद्धिजीवियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ विदेशों में रह रहे भारतीय भी देश की प्रगति में भागीदार हैं। नई दिल्ली। भारत ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक नई दरें शनिवार से लागू होंगी। डीजल के निर्यात पर शुल्क 25.5 रुपए से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 3.5 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया है। एटीएफ पर शुल्क भी 22 रुपए से घटकर 19.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है। विंडफॉल टैक्स आमतौर पर तब लगाया जाता है जब कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में असाधारण बढ़ोतरी से सामान्य से ज्यादा मुनाफा होता है। इसकी दरों में बदलाव से संकेत मिलता है कि सरकार मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन को देखते हुए निर्यात पर कर का बोझ कम कर रही है। इस फैसले से भारतीय रिफाइनरों के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ का निर्यात पहले की तुलना में कुछ अधिक आकर्षक हो सकता है। अगर आप शादी, ब्याह या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो मार्केट से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की चमक लगातार दूसरे दिन फीकी पड़ गई। मुनाफा वसूली और कमजोर ग्लोबल ट्रेंड्स के झटके से सोने के भाव धड़ाम हो गए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह रही, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड सिल्वर की कीमतों में रात 9 बजे अचानक जोरदार उछाल देखने को मिला। सोना 1300 रुपए और चांदी 1200 रुपए से ज्यादा महंगी होकर कारोबार करने लगी।